उदारवादी और उग्रवाद के रूप में हमारे देश में राष्ट्रवाद बढ़ रहा है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ब्रिटेन के गढ़, जो ब्रिटेन वालों ने बंगाल में अपना कब्जा किया था, और उस बंगाल में ही कहीं ना कहीं भारतीय लोग राष्ट्रवाद का विकास कर रहे थे। इस वजह से ब्रिटिश वालों को दिक्कत होना स्टार्ट हुआ और इन्हें लगा कि अगर बंगाल एक रहा तो कहीं ना कहीं भारतीय लोग ज्यादा जागरूक हो जाएंगे। और इसलिए ब्रिटेन वालों ने नीति बनाई कि बंगाल का विभाजन होना चाहिए। तो राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश ने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन, और ये विभाजन राष्ट्रवाद का एक प्रमुख चरण था। और इसका मकसद एक ही था कि कैसे भारतीय लोग कमजोर पड़े। और हम लोग देखेंगे कि पहला कारण क्या थे कि भाई इन लोगों ने बंगाल का विभाजन क्यों किया। एक तो हमने देखा राष्ट्रवाद, दूसरा एक तो इन्होंने बोला ऑफिशियल तरीके से कारण कि भैया ये कारण था कि हमने बंगाल का विभाजन किया। जैसे कर्जन बोलेगा कि भाई प्रशासनिक कठिनाई हो रही थी, बहुत बड़ा क्षेत्र, उसे चलाने में हमें दिक्कत हो रही थी, इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि बंगाल को डिवाइड कर देते हैं। और एक हमें पता चलेगा वास्तविक कारण, जिसका मूल लक्ष्य ही था भारतीय राष्ट्रवाद को दबाना। अगला हम देखेंगे इसका परिणाम क्या निकला, भारतीय लोगों ने कैसे लिया और ब्रिटेन वालों के लिए क्या परिणाम निकला। तो बंगाल एक प्रांत था मुगल सत्ता का। धीरे धीरे ब्रिटिश ने 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद कठपुतली नवाब यहाँ पे बैठाए, और 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल ब्रिटेन के कब्जे में आ गया, या ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया। उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश की सारी नीति, ब्रिटिश की सत्ता का केंद्र बना, और ब्रिटिश की प्रशासनिक, गवर्नर जनरल, वो सब यहीं पे रहते थे। तो जैसे ये सत्ता का केंद्र बना तो इसके साथ साथ यहाँ पर भारतीय लोग भी आने लगे, शिक्षित भारतीय यहाँ रहने लगे, जमींदार यहाँ रहने लगे। जैसे आज हमारी राजधानी नई दिल्ली है तो बहुत सारे लोग नई दिल्ली के आसपास रहने पड़ते हैं। ऐसी बंगाल में कलकत्ता इनकी राजधानी थी, तो वहीं के आसपास शिक्षित लोग, स्कूल, कॉलेज, सुप्रीम कोर्ट, ये सब बनने लगे। और धीरे धीरे यहीं से हमारे समाज में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी स्टार्ट हुआ। हम देखते हैं राजा राम मोहन राय जो ब्रह्म समाज बनाते हैं वो भी बंगाल में होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हमारा राष्ट्रीय गान लिखते हैं वो भी बंगाल से हैं। तो धीरे धीरे बंगाल हमारी राष्ट्रीयता में एक प्रमुख हिस्सा बन गया। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद और भी जितने लोग हुए वो सब कहीं ना कहीं बंगाल से जुड़े हुए थे राष्ट्रवाद को लेकर। और जैसे ही यहाँ पे राष्ट्रवाद विकास हुआ, ब्रिटिश लोगों को डर लगा कि भाई ये क्या होगा। हम लोगों ने इसलिए थोड़ी ना राजधानी बनाई कि यहाँ पे भारतीय लोग आए और उनका राष्ट्रवाद का विकास हो। इसको कमजोर करने के लिए और भारतीय लोगों में धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर विभाजन करने के लिए इन्होंने हिंदू धर्म एकता, हिंदू और मुस्लिम के बीच थोड़ा सा फूट डाली, या कह सकते हो आप सांप्रदायिकता बढ़ाई। सांप्रदायिकता का मतलब होता है जब कोई देश के नागरिक या एक समाज के नागरिक धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ने लगे, जिसमें हिंसा भी शामिल। लेकिन इन सब का मेन मकसद यही था कि कैसे भारतीय लोगों को राष्ट्रवाद विकसित होने से रोका जा सके।
और ब्रिटिश लोगों को ज्यादा समय मिलेगा तो उनके लिए फायदा होगा। और इस बंगाल को इन्होंने डिवाइड भी कैसे किया, बंगाल के जो दो हिस्से किए, एक ये वाला पूर्वी बंगाल, इधर वाला पश्चिमी बंगाल। उस समय के बंगाल में बहुत क्षेत्र थे, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आज का बांग्लादेश जो एक नया देश है, वो भी बंगाल का हिस्सा था। और इन लोगों ने क्या किया, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम लोगों को बहुसंख्यक बनाया, मुस्लिम बहुसंख्यक, जानबूझ के ऐसा किया। पश्चिमी क्षेत्र में हिंदू बहुसंख्यक, और एक तो ये देख सकते हैं कि भाई धर्म के आधार पर इन लोगों ने विभाजन किया, कि धर्म के आधार पर इनके बीच फूट पड़े और राष्ट्रीय आंदोलन में साथ ना आ सके हिंदू और मुस्लिम। पहला कारण तो ये था। और दूसरा क्या किया, पश्चिम बंगाल में भाषा के आधार पर भी डिवीजन किया गया। दूसरा जो कारक था वो था भाषा के आधार पर। और इन्होंने क्या किया, जो पश्चिमी बंगाल था उसमें बांग्ला भाषा बोलने वाले लोग जो थे उनको कर दिया अल्पसंख्यक। तो बांग्ला जो भाषा बोलते थे उनको कर दिया अल्पसंख्यक, और हिंदी, उड़िया ये भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक। तो दो आधार पर राष्ट्रवाद को कमजोर करना, एक तो धर्म के नाम पे, दूसरा भाषा के नाम। अब आप ही सोचिए, जिस बंगाल में पहले बांग्ला भाषा बोलने वाले लोग बहुसंख्यक थे, अचानक उनको पता चले कि भैया तुम अल्पसंख्यक हो, तो उन्हें अपनी पहचान को लेके खतरा महसूस होने लगे। और इसका मेन मकसद बांग्ला भाषा बोलने वाले लोगों को हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों से लड़ाई करना, ऐसा इन्होंने डिवीजन कर दिया। लेकिन इनका मेन मकसद चाहे धर्म के आधार पे हो या भाषा के आधार पे हो, अंत में मेन मकसद यही है, कैसे भारतीय लोगों में फूट पाली जाए, और अगर इनमें फूट पड़ेगी तो हम लोगों को फायदा होगा, क्योंकि राष्ट्रवाद इनका कमजोर होगा। और फिर ये डिमांड ही नहीं करेंगे, स्वतंत्रता की डिमांड कैसे करेंगे जब आपस में लड़ते रहेंगे। इसलिए इन्होंने बंगाल का डिवीजन किया। और उस टाइम जो इनके गवर्नर जनरल थे वो थे कर्जन। ये काफी ज्यादा खतरनाक। कर्जन अपने लेटर में भी कहता है कि अगर बंगाल एक रहा तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए बंगाल को एक रहने देना कोई ऑप्शन नहीं है। जितनी जल्दी हो सके बंगाल का विभाजन करो, वरना भारत में राष्ट्रवाद इतना बढ़ जाएगा कि हमें अपना बोरी बिस्तर लेके इंग्लैंड जाना पड़े। इसलिए इन लोगों ने बंगाल का विभाजन किया। तो असली मकसद कि भाई भारतीय लोगों को राष्ट्रवाद में विकसित जो हो रहा था उसको कमजोर करना। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बंगाल का विभाजन ब्रिटिश ने क्यों किया, उसमें से सर्वाधिक उपयुक्त क्या है। पहला, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। दूसरा, हिंदी और बंगाली भाषी लोगों को आपस में लड़ाने के लिए। चौथा, तीसरा, मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए। और सबसे लास्ट, भारत में राष्ट्रवाद के विकास को रोकने के लिए। तो आप देखेंगे पॉइंट सारे सही हैं, लेकिन असल में सबसे बड़ा कारण राष्ट्रवाद। हिंदू मुस्लिम एकता कम होगी तब भी राष्ट्रवाद कमजोर होगा, चाहे हिंदी या बांग्ला भाषा के बेस पे लोग लड़ेंगे तब भी राष्ट्रवाद कमजोर होगा। तो इसलिए राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए इन्होंने ये सब किया। और फिर उसके बाद जब भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया, इसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलाया। तो जब स्वदेशी आंदोलन इसके खिलाफ चला
इन लोगों ने मुस्लिम लोगों को डराया, देखो हिंदू लोग आप लोगों के खिलाफ क्या कर रहे हैं, हमने तो तुम्हें इतना ज्यादा मौका दिया, ये लोग नहीं चाहते कि आप लोग राजा बने, इसीलिए देखो कितना ज्यादा विरोध कर रहे हैं। और उसके तुरंत बाद एक नया संगठन खड़ा कर दिया कांग्रेस के खिलाफ। इस संगठन का नाम था मुस्लिम लीग। बंगाल विभाजन के कुछ ही टाइम बाद 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। और इसका मेन मकसद, ब्रिटिश लोगों ने इसको गठित करवाया कि मुस्लिम लोगों को कम से कम कांग्रेस से अलग रखा सके। अगर मुस्लिम लोग भी कांग्रेस से अलग रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदे की चीज हो। और साथ में एक और चीज किया, पृथक निर्वाचन। 1909 के पार्लियामेंटों में जब मुस्लिम लोगों को पहले इन्होंने डराया, देखो ये लोग तुम्हें जीतने नहीं देंगे, भारतीय लोग बहुसंख्यक हैं, हिंदू लोग भारत में, और तुम लोग शुरू से राजा रहो। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हिंदू लोग कि आप लोग राजा बनो, इसलिए देखो हमने तो तुम्हें दिया, लेकिन ये लोग नहीं चाहते, इस वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। अभी हमारे देश में आरक्षण चलता है जिसमें SC ST के लिए सीटें रिजर्व होती हैं। इसमें क्या होता है कि भाई जो नेता खड़ा होगा, सांसद या MP, वो तो होगा SC ST, लेकिन जो मतदान करेगा वो कोई भी हो सकता है, मतलब सभी लोगों को मतदान देने का अधिकार है जो उस क्षेत्र में है। लेकिन पृथक निर्वाचन क्या कहता था कि जो नेता रहेगा वो भी मुस्लिम, जो MP के चुनाव लड़ेगा, और साथ में जो मतदान करेंगे वो भी केवल मुस्लिम। इससे क्या हुआ, अब मुस्लिम नेता अन्य लोगों पे ध्यान ही नहीं देगा, ना हिंदू लोगों पे, ना बौद्ध लोगों पे, और इस वजह से कहीं ना कहीं भारतीय लोगों में फूट पड़ जाएगी। फायदा क्या हुआ, मुस्लिम नेता को जिता दिया और साथ में भारत का विभाजन भी कर दिया लोगों के आधार पर। हिंदू लोग मुस्लिम लोगों से जल रहे हैं कि भाई इन लोगों ने तो हमारे लिए कुछ किया नहीं, लेकिन वो करे क्यों, कि भाई जब उसे वोट ही मुस्लिम लोग बस दे रहे हैं तो वो मुस्लिम लोगों के वोट के लिए ही काम करेगा, ना कि इन लोगों के लिए। और ब्रिटिश लोग यही चाहते थे कि भाई हम लोग सिर्फ काम करवाए मुस्लिमों के लिए, और भारतीय समाज से मुस्लिम लोगों को थोड़ा सा अलग कर। इसके लिए ही 1909 में पृथक निर्वाचन लाया गया कि अलग अलग तरीके से निर्वाचन हो, जिससे मुस्लिम लोगों को अपनी साइड में लिया जा सके और राष्ट्रीय आंदोलन से इनको अलग किया जा सके। और अंत में इन सब कारणों की वजह से जो बंगाल का विभाजन हुआ, मुस्लिम लीग गठन हुई, पृथक निर्वाचन हुआ, और कहीं ना कहीं यहीं से ओरिजिन माना जाता है कि 1947 में भारत का विभाजन जो हुआ उसका कारण भी कहीं ना कहीं इन्हीं में छिपा हुआ है। तो भारत के विभाजन का कारण भी क्या है, ये 1905 का बंगाल विभाजन। तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ और फिर उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग बनी और फिर 1909 में पृथक निर्वाचन, इन सबका सम्मिलित परिणाम था भारत का विभाजन। तो ब्रिटिश लोगों ने ये सारी चीजें स्थापित कर दी। और कारण क्या बताया ब्रिटिश लोगों ने, देखो भैया बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस बंगाल में अब हमारे लिए प्रशासन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बंगाल को कई प्रांतों में विभाजित कर दिया जाए छोटे छोटे में, और वहां पर रूल करना आसान हो। ये इन्होंने कारण बताया।
कि भाई प्रशासनिक कारण की वजह से बंगाल को हम लोग विभाजित कर रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ पे एक अधिकारी रहेगा, वो आप लोगों के लिए काम करेगा। तो अंग्रेजों ने प्रशासनिक कारण बताया अपने ऑफिशियल में, डॉक्यूमेंट में लिखा कि भाई प्रशासनिक कारणों की वजह से हमें लग रहा है कि बंगाल का विभाजन करना चाहिए, क्योंकि बंगाल एक बड़ा क्षेत्र हो गया है, इस वजह से वहां पर कानून व्यवस्था नहीं बन पाती। जैसे कई बार यूपी के बारे में कहा जाता है कि भाई उत्तर प्रदेश एक बड़ा क्षेत्र है, उसका विभाजन कर देना चाहिए जिससे कि उसे नियंत्रण करना आसान हो। तो ये अच्छी चीज होती, लेकिन इनका मकसद ये नहीं था कि प्रशासनिक स्तर पर भारतीय लोगों का कुछ फायदा पहुंचाए, क्योंकि इनकी पुलिस, इनकी सेना या सिविल सेवा वो भारतीय लोगों को हमेशा दबाती रही, कभी उसके लिए फायदे की बात नहीं कर रही। लेकिन भारतीय लोग इस बात को समझ गए कि प्रशासनिक कारण और कानून व्यवस्था को जो बात कर रहे हैं ये बस नाम की है। वास्तव में ब्रिटिश लोग डरे हुए हैं राष्ट्रवाद से, और भारतीय लोगों ने इसे बड़ी समझदारी से लिया और साथ में उन्होंने वास्तविक कारण बताया कि वास्तव में आप लोग क्यों ये विभाजन कर रहे हो। तो भारतीय लोगों ने जब वास्तविक कारण जाना तो उन्होंने बताया कि भैया तुम लोगों ने क्यों किया हमें पता है, क्यों कर्जन ने, क्यों फ्रेजर ने, क्यों रिस्ले ने, 3 लोग बंगाल के विभाजन में शामिल थे, जिसमें से एक था कर्जन, दूसरा फ्रेजर, तीसरा था रिस्ले। इन तीनों ने कहीं ना कहीं इस नीति को बनाया कैसे भारत में राष्ट्रवाद को कमजोर किया जा सके। तो भारतीय लोगों ने वास्तविक कारण बताया, बोले हाँ हम बताएंगे। और भारत में भी किसमें, उग्रवादियों ने, हमने देखा भी 1905 से उग्रवादी एक्टिव हो जाएंगे। तो 1905 में क्यों, बंगाल के विभाजन के बाद। और ये बोलेंगे उग्रवादी कि भैया जो उदारवादी है ना वो उनकी वजह से ऐसा हुआ है, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। हमेशा उनके प्रति ये होते नहीं ब्रिटिश लोग अच्छे हैं, वो सब चीजें अच्छे करेंगे, और उन्हें वो नहीं चाहिए जो आप लोग समझते हो, वो बहुत शांति प्रिय लोग हैं। तो उग्रवादी लोग लाल बाल पाल उनको खूब सुनाते हैं, बोले ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग अपने लालच के लिए सारी चीजें करते हैं और वही करेंगे जो इनके फायदे में होगा। तो मेन मकसद उग्रवादियों ने बताया कि राष्ट्रीयवाद को, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना इनका मेन मकसद था, कोई इनका कोई मकसद नहीं है। तो राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं ये इनका मेन मकसद है, और कोई कारण नहीं है। और साथ में वो बताते हैं कि गृह सचिव जो लंदन में भारत का है, जिसका नाम है रिस्ले, वो खुद बोलता है कि अविभाजित बंगाल हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है और उसे विभाजित कर हमें कमजोर करना चाहिए। तो रिस्ले की बातों को बोलते हैं। देखो इन्होंने क्या कहा कि अगर बंगाल अविभाजित रहा तो हमारे लिए खतरा, इसलिए बंगाल को विभाजित कर हम लोग कहीं ना कहीं अपने लिए खतरे को टाल सकते हैं, इसलिए इन्होंने बंगाल का डिवीजन किया। दूसरा, हिंदू मुस्लिम के बीच मतभेद तैयार करना, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ आ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, इससे अंग्रेजों को दिक्कत हो रही। तो इन दोनों के बीच फूट डले, ये भी एक कारण था। और अगला कारण भाषा के आधार पर जो हमने देखा कि बांग्ला भाषा एवं हिंदी भाषा बोलने वाले भारतीयों को आपस में लड़ा, और भाषाई विवाद टकराना कि देखो भाई बंगाल वालों तुम्हारे क्षेत्र में राष्ट्रवाद के नाम पर ज्यादातर लोग हिंदी बोलने वाले
उन्होंने तुम्हारे संसाधनों पे कब्जा कर लिया है। और साथ में ही अगर बंगाल विभाजित होगा तो आर्थिक रूप से भी भारतीय लोग कमजोर होंगे, क्योंकि जो व्यापार करता था पूरे बंगाल में, अब उसकी दुकान बस तो एक क्षेत्र में चलेगी, या तो इधर या उधर। आर्थिक रूप से कमजोर होंगे तो राजनीतिक फंडिंग कैसे मिलेगी? तो राजनीतिक कमजोरी सामने आएगी, और राजनीतिक कमजोरी सामने आएगी तो कांग्रेस कैसे चलेगी या राष्ट्रवाद कैसे चलेगा? तो भारतीय लोगों ने ये वास्तविक कारण बताए कि वास्तव में कारण ये था, ना कि जो ब्रिटिश लोगों ने बोला प्रशासनिक कारण, कानूनी व्यवस्था, वहां पे अपराध बढ़ रहे थे, इसलिए हमें लगा कि हमें ये बंगाल का विभाजन कर देना चाहिए। तो भारतीय लोग इस चीज को समझ गए, और इसका परिणाम क्या निकला? भारतीय लोगों ने जब इस बात को समझा तो उन्होंने स्वदेशी आंदोलन लॉन्च किया, कि हमें समझ आ गया कि आप लोग नहीं चाहते कि भारतीय लोग आगे बढ़े, इसलिए हम लोग अब स्वदेशी सामान अपनाएंगे, ब्रिटिश का सामान नहीं अपनाएंगे। क्योंकि ब्रिटिश की सबसे बड़ी ताकत उसका आर्थिक लाभ, लेकिन अगर ब्रिटिश के उत्पादों को हम लोग खरीदना बंद कर दें, बहिष्कार कर दें उसके उत्पाद का, तो कहीं ना कहीं में आर्थिक नुकसान होगा, और जब आर्थिक नुकसान होगा तो उससे उन्हें दिक्कत होगी। तो इस विभाजन के विरोध में भारतीय लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया, और इसलिए भी चलाया, उन्हें लगा कि राष्ट्रवाद के सामने एक चुनौती है कि कैसे हम लोग एकजुट रह सके, और ब्रिटिश लोग एकजुट रहने नहीं देना चाहते। तो कैसे एकजुट रह सके, इसलिए जरूरी है कि हम लोग स्वदेशी आंदोलन चला के सबको एक साथ जोड़े। और ये स्वदेशी आंदोलन चला जिस विचारधारा से, वो थी उग्रवादी। उग्रवादी विचारधारा किसमें विरोध करती थी? धरना प्रदर्शन, जुलूस निकालना, रैलियां निकालना, हड़ताल करना। तो इन्होंने सभी भारतीय लोगों को साथ लाया, और साथ में जनता में विश्वास करते थे। उदारवादियों की तरह सिर्फ पत्र लिखने से इनका भरोसा नहीं था। बोले जनता आएगी, जनता विद्रोह करेगी, पूरे देश में करेगी। तो स्वदेशी आंदोलन के द्वारा बंगाल ही नहीं, पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ, और अंग्रेजी जो उत्पाद थे उनका बहिष्कार किया गया। स्वदेशी का मतलब ही होता है कि अपने देश की चीजें अपनाओ और अंग्रेजों की चीजों का बहिष्कार करो। इन्होंने कपड़ों की होलियां जलाई, जो ब्रिटिश कपड़े थे उनको जला दिया, ब्रिटिश सामान थे उनको जला दिया। जैसे आपने देखा जब गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ था भारत और चीन के बीच, तो उस समय चीन के उत्पादों को लेकर भारत में काफी ज्यादा बहिष्कार हुआ, चीन के सामान को जलाया जाने लगा। ऐसे ही अंग्रेजों के खिलाफ ये सब हुआ, उनके सामानों को जलाया जाने लगा, और इससे लोगों में एक चेतना आई कि भाई ब्रिटिश लोग नहीं चाहते कि हम सब लोग साथ होकर आगे बढ़े। लेकिन इसका एक परिणाम ये भी निकला कि स्वदेशी आंदोलन की वजह से उदारवादी और उग्रवादी के बीच फूट पड़ी, क्योंकि उदारवादी बोले देखो भैया आप लोग ठीक है आंदोलन करो कोई बात नहीं, लेकिन इसको बंगाल तक सीमित रखो। लेकिन उग्रवादी बोले नहीं नहीं नहीं, राष्ट्र की बात है, राष्ट्र तक रहेगा। तो पहली बात इनकी इसकी थी कि भाई ये आंदोलन कहां तक चलेगा, तो आंदोलन का विस्तार कहां होगा, पूरे भारत में या बंगाल में। उदारवादी चाहते थे सिर्फ बंगाल वाले क्षेत्र में हो, लेकिन उग्रवादी चाहते थे नहीं पूरे देश में हो। दूसरा, उदारवादी चाहते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन हो, लेकिन उग्रवादी कहते थे नहीं अब हड़ताल होगी, ब्रिटिश के उत्पादों को जलाया जाएगा। उसका कारण ये भी था कि उदारवादियों को ब्रिटेन वाले बोल रहे थे कि हम तुम्हें कुछ देंगे विधानसभा जो आप उस दिन से डिमांड कर रहे हो, लेकिन
उससे पहले आपको आपके घर में या भारत में शांति स्थापित करनी है। शांति स्थापित नहीं होगी तो हम आपको कैसे देंगे? इसलिए अंग्रेजों ने इन उदारवादी उग्रवादियों पे छोटा फूट डाला और अंत में इसका परिणाम यह निकला कि 1907 में जब सूरत का अधिवेशन हुआ, दोनों के बीच बहसबाजी हो गई। तो तिलक जी का थोड़ा जूता निकल गया और वो गोखले जी को लग गया जो उदारवादी थे। इस वजह से कांग्रेस का विभाजन हो गया। ये इसका एक परिणाम में निकला, स्वदेशी आंदोलन। और इसी टाइम हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे की कलाई पर राखी भी बांधी, एक दूसरे की एकता को दिखाने के लिए गले भी लगे, साथ में बोला कि भाई हम लोग राष्ट्रवाद का विकास करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो मुस्लिम लीग के साथ चले गए थे, वो लोग धीरे धीरे कटने लग गए राष्ट्रीय आंदोलन से। तो कहीं ना कहीं बाद में कुछ फूट भी पड़ी। स्वदेशी आंदोलन में वैसे मुस्लिम लोग शामिल थे, लेकिन पश्चिमी एरिया वाले, पूर्व बंगाल से कुछ ही मुस्लिम लोग आए, क्योंकि वो लोग मुस्लिम लीग के साथ थोड़ा सा खड़े हुए। लेकिन ऐसा नहीं मुस्लिम लोगों ने विरोध नहीं किया, मुस्लिम लोगों ने भी विरोध किया बंगाल के इसका। और फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक विभाजन को रोकने के क्रम में दूसरा विभाजन हो गया, कि भैया बंगाल के विभाजन को रोकने के चक्कर में स्वदेशी आंदोलन हुआ और स्वदेशी आंदोलन के विस्तार को लेकर या उसके विचारों को लेकर या प्रक्रिया को लेकर उदारवादी और उग्रवादियों में थोड़ा बहसबाजी हुई, विवाद हुआ। और इसकी वजह से सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो। तो आप एक क्वेश्चन लिख लेना, एक विभाजन को रोकने के लिए दूसरा विभाजन हो गया। ये बात किससे जुड़ी हुई है? बंगाल के विभाजन को रोकने के चक्कर में कांग्रेस का 1907 में सूरत में विभाजन। ये सारी चीजें देश में भी चल रही। अब इसी से जुड़ी हुई बात आती कि भाई स्वदेशी आंदोलन में क्या क्या प्रक्रिया थी, कैसे इन लोगों ने काम किया, क्या ब्रिटिश लोगों पे इसका कुछ परिणाम पड़ा या नहीं, क्या ब्रिटिश लोगों ने बंगाल के विभाजन को रोका या नहीं, क्योंकि इसका मेन मकसद तो यही था ना कि बंगाल के विभाजन को रोकना। और ब्रिटिश के उस शोषक मूलक चेहरे को उजागर जो आर्थिक रूप से तो हो चुका था, उदारवादियों ने कर दिया था, लेकिन अब उनकी सामाजिक प्रशासनिक संरचना को भी बताना। इसलिए स्वदेशी आंदोलन को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई स्वदेशी आंदोलन ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें सारी जनता शामिल है। तो उग्रवादियों ने जनता की भागीदारी को सबसे ज्यादा महत्व दिया और उदारवादी थोड़ा सा नहीं देते थे। वो बोलते थे जनता अभी अशिक्षित है, उसका सहारा लेंगे, थोड़ी हिंसा फैलाएगी, तो जिस पे हम विश्वास करते हैं अंग्रेजी शासन, उनको नुकसान होगा। क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं लगाव था अंग्रेजी प्रशासन के साथ, संसदीय प्रणाली के साथ। इन उग्रवादी ऐसा नहीं कह रहे, बोले लाल बाग पाल बोल रहे, बोले जो करना अभी करना है, कौन कैसे थे कैसे नहीं कोई सर्जी नहीं होता, ये सब हमारे दुश्मन है। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई कारण क्या था इसका? कारण हमें पता ही है, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन इसका मेन कारण था, जिसकी वजह से हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। कार्यक्रम या कार्य पद्धति इन्होंने क्या क्या की? कार्यक्रम में इन्होंने कुछ चीजों को इंप्लीमेंट किया। पहला क्या किया? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार या अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार। ये इन्होंने किया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हम लोग करेंगे, कोई भी सामान जो ब्रिटिश का है उसको बाहर फेंकेंगे या जला देंगे और अपना स्वदेशी सामान अपनाएंगे। अपने चरखे से बने कपड़े पहनेंगे, मशीनों से बने कपड़े नहीं। साथ में बोलेंगे सरकारी स्कूल, अदालत,
न्यायपालिका, इसका भी हमें बहिष्कार करना है, कोई भी भारतीय नहीं जाएगा। इन सब चीजों का भी हमें बहिष्कार करना है, जिससे ब्रिटिश लोगों को लगे कि भाई हम लोग आपका सहयोग नहीं करें, क्योंकि ब्रिटिश लोग जिंदा ही इस बात पे थे कि भारतीय लोग उनकी साथ थे, वरना उनके पास इतने अंग्रेज लोग थोड़ी ना थे जो हर चीज वो कर सके भारत में। साथ में ही बोला हम लोग आत्मनिर्भर के लिए आत्मनिर्भर बनना है, जैसे मोदी जी ने अभी चलाया ना आत्मनिर्भर भारत अभियान, मेक इन इंडिया, ऐसे इन लोगों ने चलाया कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाएगी और इस शिक्षा नीति के तहत ऐसे स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे जिससे भारतीय जो बच्चे हैं वो शिक्षा ले सके हमारे हिसाब से, ना कि ब्रिटेन के हिसाब से। हम उन पर निर्भर क्यों हो, उनकी शिक्षा लेंगे तो उनकी बात माननी पड़ेगी और साथ में हम लोग स्वदेशी पर बल देंगे। साथ में कुछ रचनात्मक कार्य भी करवाए। रचनात्मक कार्य किस लिए होते हैं? जिससे लोगों में जोश बना रहे, आपसी एकता बनी रहे, इसलिए इन्होंने कुछ रचनात्मक कार्यक्रम पर बल दिया। जैसे सामाजिक सुधार किए कि भैया बाल विवाह कोई नहीं करेगा, सामाजिक सुधार की बात की इन्होंने, बाल विवाह कोई भी भारतीय नहीं करेगा। अगला क्या बोला कि भाई दहेज प्रथा को हमें बंद करना है। साथ में बहुत सारे सामूहिक विवाह भी ऑर्गेनाइज किए इन्होंने कि भैया सामूहिक विवाह होगा तो माँ बाप के ऊपर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी खर्चे को लेकर। तो ऐसे कुछ रचनात्मक कार्य करके, कुछ गाना भजन ये सब करके लोगों में एकता की भावना को बढ़ावा दिया और साथ में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना, आवाज दो हम एक हैं, ये सारी चीजें इन्होंने की। पहले शहरों में शुरू हुआ, फिर गांव में शुरू हुआ, ये सारी चीजें इन्होंने बोली। और यहीं पर एक जिक्र मिलता है कि भाई सर्वप्रथम बहिष्कार जो शब्द है ये किसने प्रयोग किया? तो बहिष्कार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक पुस्तक में मिलता है जिसका नाम है संजीवनी। संजीवनी एक क्रांतिकारी पुस्तक थी, उसमें पहली बार बहिष्कार की बात मिलती है और उसके लेखक थे कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार ने पहली बार बोला कि भाई हमें संजीवनी चाहिए, बहिष्कार करना है ब्रिटिश लोगों का और बहिष्कार हम इनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो ब्रिटिश लोग अपने आप कमजोर हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा ये लोग देश छोड़ के चले जाएंगे। इसके लिए इन्होंने बहिष्कार, और गांधीवादी आंदोलन में भी कहीं ना कहीं यही कार्यक्रम हमें देखेंगे। गांधी जी भी ब्रिटिश कपड़ों की होली जलाएंगे, उनको जलाने की बात कहेंगे, बच्चों से भी कहेंगे, बड़ों से कहेंगे कि अदालतें छोड़ दो, आत्मनिर्भर बनने के लिए चरखा की बात करेंगे, रचनात्मक कार्य की बात करेंगे, बस वो हिंसा को हटा देते हैं। तो ये इनको एक कार्यक्रम थे जिनके द्वारा इन्होंने सारी चीजें की। कैसे हम लोग, फिर अगली बात आती है भाई इनकी कार्य पद्धति कैसी रही, किस किस प्रक्रिया के थ्रू इन्होंने इन कार्यक्रमों को अंजाम दिया। तो कार्य पद्धति में उन्होंने कुछ चीजें शामिल की, कुछ समितियां बनाई, छोटे छोटे क्षेत्र पर समितियां बनाई और इन समितियों के आधार पर हड़ताल ऑर्गेनाइज की जाती थी कि भाई आज यहाँ पर हड़ताल होगी। कुछ लोग मिल गए और उन्होंने बोला चलो आज यहाँ से जुलूस निकाला जाए। तो अलग अलग क्षेत्र में कुछ समितियां बना दी और ये समितियां निर्णय लेती थी कि आज कहाँ पर विरोध प्रदर्शन आयोजन होगा। महिलाओं को भी इन्होंने पहली बार शामिल किया राष्ट्रीय आंदोलन में और महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया।
महिला धरना प्रदर्शन। तो देश की जब महिलाएं सामने आई तो ब्रिटिश लोगों को और खतरा लगा कि भाई 50% आबादी जो पहले कभी घर से नहीं निकलती थी वो भी आ रही। तो महिलाओं ने धरना प्रदर्शन शामिल किया। और महिला किस में रहती थी? जो इनकी दारू की दुकान थी उसके आगे धरना प्रदर्शन, अफीम की दुकान थी उसके आगे धरना प्रदर्शन। इससे दो फायदे थे, एक तो ब्रिटिश लोगों को आर्थिक लाभ में कमी आएगी और दूसरा भारत में जो ये गलत चीजें शुरू हो गई हैं, नशे वाली चीजें, इनको भी रोकने में लाभ होगा। इसलिए महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया और वो भी नशीले उसके। साथ में ही लोगों में जागरूकता लाने के लिए धार्मिक प्रतीक जैसे तिलक जी, गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव इनका प्रयोग करते हैं कि लोगों में एकता है। तो धार्मिक प्रतीक, नारे इनका प्रयोग करते हैं। और गणेश उत्सव पहली बार स्वदेशी आंदोलन में तिलक जी ने शुरू करवाया था। और आपने देखा होगा मुंबई में बहुत धूमधाम से मनता है गणेश उत्सव या गणेश चतुर्थी। उसको शुरुआत में शुरू किया था तिलक जी ने। तो तिलक जी ने लोगों में एकता लाने के लिए धर्म का उपयोग किया। तो ये सारी चीजें इन्होंने एक तरीके से कार्य पद्धति के रूप में चलाई। साथ में बोला लोगों को पारंपरिक जो त्योहार हैं उनमें भी हमें शामिल करना चाहिए, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो। होली में हमें ब्रिटिश जो वस्तु है उनका बहिष्कार करना है, दिवाली में उनको जलाना है। साथ में ही नाट्य परंपरा, नुक्कड़ नाटक जो हम लोग पत्र लिखते थे उनके द्वारा भी ब्रिटिश पे क्षेत्र में जहां पर भी उनको लाभ होता है उसमें उनका बहिष्कार करना है। और साथ में हमने देखा रक्षाबंधन भी मनाया और हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांध दी। ये भी चीजें इसमें शुरू हुई। तो ये काफी धूमधाम से चला। पहली बार भारतीय जनता सब सामने आई और पहली बार सबको लगा कि भैया स्वतंत्रता की भूख बस कुछ पढ़े लिखे लोगों को नहीं है, सारी जनता परेशान है और पूरी जनता चाहती है कि हमें ब्रिटिश लोगों से आजादी मिले। तो सिर्फ ये कहना कि आजादी सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों को चाहिए, ये बात नहीं थी। अशिक्षित भारतीय भी चाहते थे कि भैया हमें भी आजादी मिले, ब्रिटिश लोग बहुत बेकार हैं और इन्होंने हमारा शोषण किया है, इसलिए हमें आजादी मिलनी चाहिए। तो ये चीज स्वदेशी आंदोलन में पहली बार दिखी। अगला इसका प्रसार कैसे हुआ, प्रसार के चरण कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो इसकी जो शुरुआत हुई वो कलकत्ता से हुई। और कलकत्ता जो ब्रिटिश की राजधानी थी वही हमारे लोग थे। और वहां पर एक हॉल था जिसका नाम था टाउन हॉल। वहां पर लोगों ने मीटिंग की, बातचीत की और वहीं से पहली बार बोला गया कि भाई 16 अक्टूबर को हम लोग बहिष्कार करेंगे ब्रिटिश की वस्तुओं का और सब लोगों को इसमें शामिल होना है। और इस दिन, जिस दिन ब्रिटिश लोगों ने बंगाल का विभाजन रखा है, इसको हम सब लोग शोक दिवस के रूप में मनाएंगे कि भाई काला दिन है हमारे इतिहास का जब बंगाल का विभाजन हुआ। और साथ में ये हिंदू मुस्लिम एकता का दिवस भी होगा, कि दोनों को जोड़ के लाना। ये सारी चीजें इन्होंने प्रसार के लिए। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों ने भूमिका निभाई। जैसे तिलक जी महाराष्ट्र क्षेत्र के थे तो उन्होंने महाराष्ट्र में प्रचार किया। लाला लाजपत राय जी पंजाब वाले क्षेत्र के थे, उन्होंने पंजाब में किया।
लोगों को जागरूक किया। तो पंजाब में जो नेतृत्व थे वो लाला लाजपत राय जी कर रहे थे। सैयद हैदर रजा ये दिल्ली में थे, ये मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी इन्होंने भी साथ दिया। हैदर रजा ने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को चलाया। चिदम्बरम पिल्लई, इन्होंने मद्रास में, पिल्लई ने मद्रास में या दक्षिण भारत में स्वदेशी आंदोलन को चलाया। तो ऐसे पूरे भारत के हर क्षेत्र में, चाहे दक्षिण भारत हो, पश्चिमी भारत हो या पूर्वी भारत हो, हर क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का प्रसार करने की कोशिश की, जिससे ब्रिटिश लोगों को थोड़ा सा नुकसान हो सके और इनको लगे कि भारतीय लोग अब जागरूक हो चुके हैं और अब वो आपका जो कानून है, काला कानून है, उसको मानने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए भारतीय लोग सब साथ में आए और धीरे धीरे इसका प्रसार बढ़ने लगा। अगली बात करें, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, सामाजिक आधार क्या था, महिलाएं शामिल थी या नहीं, किसान शामिल थे या नहीं, इसी को हम कहते हैं कि सामाजिक आधार कैसा था। गांव के लोग ज्यादा शामिल थे या शहर के, इसका आधार क्या था। तो सामाजिक आधार में विद्यार्थी लोगों ने काफी बढ़ चढ़ के भाग लिया। आजकल भी विद्यार्थी लोग जाते हैं, स्कूल से छुट्टी मिल जाए तो विद्यार्थी लोग सबसे ज्यादा इसमें एक्टिव थे। तो आप देखते हैं जेएनयू हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, यहाँ के विद्यार्थी काफी ज्यादा एक्टिव है। तो सामाजिक आधार में सबसे बड़े जो आधार थे वो थे विद्यार्थी। तो विद्यार्थी हर चीज काम करते थे, तिरंगा पहनना हो या एक जगह से दूसरी जगह बात पहुंचानी हो, क्योंकि युवा है, युवा के पास वो जोश है। तो मुख्य कर्ता विद्यार्थी थे जो हड़तालें ऑर्गेनाइज करते थे। बस इनको एक नेता दे दिया जाता था कि ये आपको बताएंगे क्या क्या है। अगली बात, महिलाएं पहली बार घर से बाहर निकली। स्वदेशी आंदोलन में पहली बार हुआ कि महिलाएं, जो भारतीय महिलाएं हैं, वो जुलूस में शामिल हुई। देखो आपने एक सुना होगा भीड़, जब भीड़ चलने लग जाती है तो उसी को हम कहते हैं जुलूस। तो महिलाओं ने जुलूस निकाले। और मुस्लिमों की भागीदारी वैसे तो ज्यादातर नहीं थी, कि मुस्लिम लीग ने भी मना कर दिया था या कम थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो साथ में है। जैसे हमने देखा सैयद हैदर रजा दिल्ली में नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ मुस्लिमों ने विरोध भी किया स्वदेशी आंदोलन का। जो लोग पूर्वी बंगाल में थे वो नहीं चाहते थे कि भाई बंगाल एक हो, अलग ही ठीक है, हमारे पास आजादी है, क्योंकि अगर संविधान बनेगा तो मुस्लिम लोग बहुसंख्यक नहीं है, हाँ हिंदू लोग बहुसंख्यक है, और अगर वहां पे वोट पड़ेगी तो हम तो कभी जीत ही नहीं पाएंगे, ना हमारा पीएम बनेगा ना हमारा सीएम बनेगा। तो हिंदू लोग, कुछ लोग हम पर मुट्ठी भर कहीं ना कहीं शासन करेंगे। तो इसलिए ढाका में सलीमुल्लाह खान इस स्वदेशी आंदोलन के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ, और मुस्लिम लोगों को एकजुट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर हमें आगे जाना है तो कहीं ना कहीं इस विभाजन को स्वीकार करना चाहिए और अपनी कौम, अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसलिए ये विभाजन सही भी है, वरना अगर चुनाव होगा तो हम लोगों को अल्पसंख्यक होने की वजह से हमेशा हिंदू लोगों के नीचे रहना पड़ेगा। इस वजह से उच्च और मध्य वर्ग के मुस्लिम लोग या तो सलीमुल्लाह के साथ थे
या फिर वो एकदम किसी के साथ नहीं थे, ना तो स्वदेशी आंदोलन के साथ ना उसके विरोध में, न्यूट्रल थे। इसलिए मुस्लिमों की जो भागीदारी थी वो ज्यादातर कम ही रही। पूर्वी बंगाल में तो बिल्कुल भागीदारी नहीं, लेकिन फिर भी इसके बाद भी पश्चिम बंगाल से बहुत सारे मुस्लिम लोग शामिल हुए, जैसे सैयद हैदर रजा, इन्होंने साथ दिया स्वदेशी आंदोलन में। अब्दुल रसूल ये भी शामिल थे, इन्होंने पश्चिमी बंगाल में मुस्लिम लोगों को बताया कि भाई राष्ट्र सबसे बड़ी चीज है और ब्रिटिश लोग जानबूझकर हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। साथ में लियाकत हुसैन, इन्होंने भी समर्थन किया कि भाई भारतीय लोगों को एक साथ आना चाहिए, ना कि अलग अलग रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात, किसान भी इस आंदोलन से अलग रहा। उसका कारण क्या था? किसानों का शोषण करते थे जमींदार, और जब बंगाल का विभाजन हुआ तो जमींदारी का विभाजन हो गया, तो किसानों को फायदा लगा कि भाई ये लोग बहुत कर वसूलते थे, बहुत मजदूरी करवा रहे थे। इसलिए स्वदेशी आंदोलन में किसान शामिल नहीं था। ये एक महत्वपूर्ण बात है, किसान आंदोलन में शामिल नहीं था। उसका कारण जमींदार लोग उनका शोषण करते थे, और बंगाल के विभाजन ने कहीं ना कहीं उस शोषण को उनको रोक दिया। तो जमींदार के शोषण के कारण किसानों ने समर्थन किया उल्टा कि भाई हाँ सही रहा, बंगाल विभाजन हो गया, ये जमींदार लोग बड़े मारते थे हमें, और ये लोग हमें ना कुछ देते थे ना कुछ करते थे, तो अच्छा हुआ बंगाल का विभाजन हो गया। तो ये बंगाल के विभाजन में हुआ। और अगला पॉइंट आता है कि भाई इसका मूल्यांकन या योगदान, स्वदेशी आंदोलन ने हमें क्या योगदान दिया है, क्या इसकी अच्छी चीजें हैं, क्या इन्होंने वो काम किया जो राष्ट्रवाद के विकास के लिए जरूरी था, या कुछ नुकसान भी हुआ। तो मूल्यांकन की बात करें, राष्ट्रवाद का आधार तो इन्होंने तैयार कर दिया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि भाई इन्होंने लोगों को साथ में लाए। जनता को पहले लग रहा था कि कुछ ही लोग हैं, ब्रिटिश को भी लग रहा था कुछ ही मुट्ठी भर लोग हैं जो कांग्रेस के साथ मिलकर हमें यहाँ से हटाना चाहते हैं, वरना ज्यादातर बहुसंख्यक भारतीय लोग नहीं चाहते। पहली बात, इन्होंने राष्ट्रवाद का आंदोलन तैयार कर दिया। राष्ट्रवाद का आधार आधार था जनता, और जनता को इन्होंने शामिल कर दिया, एकजुट कर दिया। साथ में भारत में नई राजनीतिक पद्धतियां आई। अब उदारवादी की जगह उग्रवादी, जिसमें जुलूस निकालना हो, हड़ताल करना हो, बहिष्कार करना हो, रचनात्मक कार्य हो, ये भी हमारे देश में पहली बार इंट्रोड्यूस हुए, जिसकी वजह से ब्रिटिश लोगों को काफी आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर नुकसान हुआ। अगला, इन्होंने जो स्वदेशी पर बल दिया, इसकी वजह से भारतीय उत्पादों की बिक्री बढ़ी, लोग भारतीय सामान खरीदने लगे, और वस्त्र उद्योग, माचिस उद्योग, इसमें भारतीय लोगों का पैसा लगने लगा। इससे हम लोग आर्थिक रूप से सक्षम हुए, और राष्ट्रवाद को भी तो कहीं से पैसा मिलना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना ऐसे ही बन जाएगा। साथ में इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉन्च कर देश में ब्रिटिश की जो शिक्षा नीति है उसको थोड़ा सा जवाब दी। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनी 1906 में, और इस राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने देश में बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोले, खासकर महिला शिक्षा के लिए, और जो लोग गरीब थे उनके लिए काफी सस्ते दर पर शिक्षा को उपलब्ध कराया, जैसे बंगाल नेशनल कॉलेज इन्होंने इस टाइम खोला, जो राष्ट्र के स्तर पर कॉलेज बने, और इसके प्रथम आचार्य अरविंद घोष बने। अरविंद घोष जो एक
बड़े नेता थे राष्ट्रवाद के, तो अरविंद घोष इसके नेता हुए। विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे लोग आए। जगदीश चंद्र बसु, जिनके बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने पहली बार बताया कि भाई पेड़ों में भी जीवन होता है। तो जगदीश चंद्र, प्रफुल्ल चंद्र राय कुछ ऐसे भारतीय थे जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में आगे काम किया। ये सब स्वदेशी की वजह से हुआ, वरना ब्रिटिश लोग हमें विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने नहीं देते। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी भारतीय लोगों ने काम किया। रविन्द्रनाथ टैगोर आते हैं, जिन्होंने बहुत सारे गीत लिखे, वंदे मातरम लिखा। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हमारा विकास हुआ, क्योंकि लोगों में देशभक्ति की भावना आई, और देशभक्ति की भावना से उन्होंने बहुत सारे गीत, साहित्य ये सब लिखी। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा हमार सुनार बांग्ला, हमारा सुंदर बांग्ला, और अब ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है। हमार सुनार बांग्ला ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल की एकता के लिए लिखी, जो आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रगीत भी बना। दक्षिणारंजन ये भी सामने आए, जिन्होंने बहुत सारी कविताएं, कहानियां, उपन्यास ये सब चीजें लिखी। और इन्होंने दादी माँ की कहानी, जो हम बचपन में पढ़ते थे, वो किताब लिखी, जिससे हमारे लोगों में, बच्चों में एक आत्मविश्वास आ सके। इसी तरह कला के क्षेत्र में भी बहुत सारे भारतीय लोग सामने आए। अविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत माता का चित्र बनाया। और साथ में ही कला के क्षेत्र में हमने अपने स्कूल कॉलेज खोले। नंदलाल घोष, जिन्हें पहली बार छात्रवृत्ति मिली कि भैया आप कला के क्षेत्र में काम करो, स्वदेशी को बढ़ाओ, ब्रिटिश के फोटो नहीं बनाओ, अपने फोटो बनाओ, अपने लोगों के फोटो बनाओ, ब्रिटिश के फोटो बनाने से कोई फायदा नहीं। तो ये सब चीजें हमें स्वदेशी आंदोलन ने दी। अगली बात, इसकी सीमाएं क्या रही? इसकी सीमाएं, पहली बात तो ये रही कि इन्होंने जो हिंदू पदशाही नारे को या त्योहारों को बढ़ावा दिया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता बढ़ी, आपसी फूट पड़ी धर्म के नाम पर। और दूसरा, उदारवादियों के साथ जो विवाद खड़ा हुआ, उसने 1907 में सूरत के विभाजन को अंजाम दिया। कांग्रेस का विभाजन हुआ और उसका कारण कहीं ना कहीं यही आंदोलन था। ये भी इसका फर्क पड़ा। लेकिन निष्कर्ष में हम बात करें तो स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय एकीकरण में भूमिका निभाई, लोगों को साथ लाए और लोगों को सिखाया कि भाई कैसे हम लोग ब्रिटिश लोगों को हरा सकते हैं। तो नई सदी के साथ नई रुचियां, हड़ताल, महिलाओं की भागीदारी, राष्ट्रीय एकीकरण, जन जन तक राष्ट्रवाद को पहुंचाना, ये स्वदेशी आंदोलन की प्रमुख भूमिका रही, जिसने भारत को आगे भी बढ़ाया। तो ये सब आज की हमारी क्लास थी। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कुछ पूछना है भावना जी?